अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो चले जाने की कोशिश करते हैं क्या होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और किस तरह से मेजर की जाती है, साथ में कुछ फैक्टर्स भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। So population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the world is 51 persons per square kilometer. तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नॉर्मली, इसका मतलब होता है कि कितने लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पर्टिकुलर एरिया या यूनिट एरिया ये कितना होता है? यूजुअली इट इज़ 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो हमारी अर्थ पे जितनी भी लैंड अवेलेबल है एक्सक्लूडिंग द वाटर रिसोर्सेज, तो उस लैंड पे कितने लोग रहते हैं। अगर उस पूरी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इनटू द अमंग द पॉपुलेशन, तो पता चलता है 51 पर्सनस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जबकि जो लैंड एरिया है वो बहुत कम है। अब इसमें भी कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा और लैंड कम है, लेकिन कहीं पे ऐसा भी है कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और लैंड ज़्यादा है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि 90% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड एरिया पे रहते हैं। बाकी 10% पॉपुलेशन के पास है 70% लैंड एरिया, शायद डेजर्ट्स की शक्ल में, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, मार्शी लैंड्स या और प्लेचोज की शक्ल में। तो इसका मतलब ये हुआ दैट 51% आर लिविंग on 1 square kilometer area or in 1 square kilometer area. सबसे ज़्यादा साउथ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्ट एशिया का ईस्टर्न पार्ट है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। इसी तरह से जो साउदर्न पार्ट है ईस्ट एशिया का वो भी डेंसली पॉपुलेटेड है। यानी इससे पता चलता है जो एशिया का कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे लिव इन एशिया एंड अफ्रीका। आपके सामने जो मैप दिया गया है, इस मैप में आप कुछ कलर्स देखेंगे। सबसे खास आपके पास रेड कलर है जो आपको इंडिया और चाइना की दिखा रहा है मैप में। तो पता चलता है कि यहाँ पे भी दो ही कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर ओवरऑल कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हमें डेंस पॉपुलेटेड नज़र आ रहा है एशिया और अफ्रीका। फिर उसके बाद नज़र आता है अमेरिकाज़, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका, और फिर बाकी कॉन्टिनेंट्स जिसमें यूरोप पे आता है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड आर एशिया, अफ्रीका एंड वी कैन से अमेरिकाज़ एज वेल एज यूरोप। आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, इसमें दिखा रहा है द मोस्ट पॉपुलस नेशंस ऑन द अर्थ। चलिए इनको देखने की कोशिश करते हैं कौन से हैं। चाइना, that is number 1 populated country in the world according to 2021 census reports. So China is having 18.25% population of the world. Similarly, India 18.04 population of the world, US 4.30, Indonesia 3.53%, Brazil 2.76%, Pakistan 2.75%, Nigeria 2.74%, Bangladesh 2.16%, Russia 1.90%, Mexico 1.67%, Japan 1.62%, Philippines 1.43%, Egypt 1.33%, and all that. Least populated country in the world, that is Spain, having 0.61%. इससे थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है कीनिया में जहाँ पे 0.65% है। कोलंबिया की बात करें तो 0.67% है। तो इसका मतलब है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है और लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री स्पेन है। इसके अलावा हमारे पास और एक यहाँ पे फ्लो चार्ट है जिसमें 2 पीरियड्स का दिया गया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट
बाय 2050 दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। तो इंडिया की बात करें तो 2017 में इसकी पॉपुलेशन थी 1.34 बिलियन, जबकि ये माना जाता है 2050 में इसकी पॉपुलेशन 1.66 बिलियन होगी। चाइना की पॉपुलेशन 2017 के हिसाब से है 1.41 बिलियन, जबकि माना जाता है 2050 में इसकी पॉपुलेशन 1.36 बिलियन होगी। निजेरिया की बात करें तो 2017 में इसकी पॉपुलेशन थी 190.89 मिलियन, जबकि माना जाता है 2050 में इसकी पॉपुलेशन होगी 410.64 मिलियन। इस फ्लो चार्ट से पता चलता है दैट द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग रैपिडली, और इस तरह से लैंड रिसोर्सेज या बाकी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सो बाय 2050 यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 12 बिलियन के आसपास होने वाली है पूरे वर्ल्ड की। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी उनमें इंडिया नंबर 1 होने वाला है। सो इंडिया वुड बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय 2050। लेट अस सी some more factors. Now let us see the factors affecting distribution of the population. आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन हर जगह पे सेम नहीं है। किसी कंट्री किसी कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है तो किसी दूसरी कंट्री या कॉन्टिनेंट में कम है। सबसे पहले हम लेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जो कि नेचुरल फैक्टर्स भी कहलाते हैं। सबसे पहले टोपोग्राफी। इसमें से टोपोग्राफी का मतलब होता है फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड। देखते हैं इसमें क्या मतलब है। As you know, the land that's having number of shapes, like in the form of mountains, in the form of plains, in the form of plateaus, in the form of forests, in the form of deserts, and in the form of marshy area. So let us see where people usually prefer to live. People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing, and service activities. तो जो लोग होते हैं यूजुअली वो प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने की पॉसिबिलिटी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बन सकता है, जो बाकी फैसिलिटीज़ होती है हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ एंड सैनिटेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है प्लेन्स पे रादर देन माउंटेन्स। माउंटेन्स विच आर मोस्टली रगड, which are mostly covered by snow, which are having mostly the rocks and stones, and the agriculture is almost not possible on mountains and plateaus. That's why most of the people usually prefer to live on plain areas. Let us see. The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. तो गंगा प्लेन्स गंगा रिवर का नाम है, तो इसके आसपास वाले इलाके जितने भी हैं वो प्लेन एरियाज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ है। जबकि माउंटेनियस रीजन्स लाइक एंडस है, एल्पस, हिमालयाज़, यहाँ पे बर्फ़ रहती है, यहाँ पे रगड़ माउंटेन्स है, कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, तो बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है। दैट्स वाई यहाँ की पॉपुलेशन स्पार्स है, यानी बहुत कम है। क्लाइमेट की बात करें तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. जैसा हमें पता है कि क्लाइमेट नॉर्मली हम कहते हैं यहाँ पे 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, जिसमें हॉट, टेम्परेट एंड कोल्ड आते हैं। हॉट हो गए वो रीजन्स जो इक्वेटर के आसपास हैं, कोल्ड हो गए वो जो पोलर रीजन्स में है, और पोलर रीजन से लेकर इक्वेटर के बीच वाला जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड मॉडरेट, दैट्स कॉल्ड टेम्परेट। तो ऐसे रीजन में ज़्यादा रहते हैं लोग, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा ठंडी में रहना पसंद करते हैं ना ही ज़्यादा गर्मी में। तो इस तरह से ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं वो जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हो, जहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा हो, जहाँ पे ज़्यादा धूप भी ना हो उतनी तेज़ की जिससे हमें नुकसान पहुँचे। सो people usually avoid extreme climates, whether these are cold or very hot. So soil is also responsible for the distribution of population on the surface of earth, क्योंकि fertile soils provide suitable land for agriculture. Agriculture is the backbone of every country because it provides us food and other resources. So that's why agriculture जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे population भी ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि 2 रिवर्स और इसके आसपास वाले इलाके लैंड, तो ये इंडिया में है। होंग हो रिवर
या फिर चैंगजियांग रिवर जो कि चाइना में है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। रिवर नाइल की बात करें इजिप्ट में तो ये भी डेंसली पॉपुलेटेड है। अब वाई रिवर्स? बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड वाटर सप्लाई बोथ फॉर एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड व्हाट वी कैन से डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इसी के साथ साथ रिवर के आसपास वाले इलाके अक्सर फर्टाइल सॉइल वाले होते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छी हो सकती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेट होता है। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू लिव near to the agricultural fields because they don't want to have any kind of shortage of food. तो फूड अवेलेबिलिटी भी डिसाइड करती है कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। वाटर की बात करें तो पानी सबसे पहली ज़रूरत है। अगर बात करेंगे हवा के बाद, तो पानी के आसपास वाले इलाके भी, ख़ास तौर पे फ्रेश वाटर जहाँ पे अवेलेबल हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। तो रिवर वैलीज जो दुनिया की है, ये दूसरे नंबर पर डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। पहले नंबर पर प्लेन एरियाज और दूसरे नंबर पर वैलीज, खास तौर पे रिवर वैलीज। तीसरी या हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो मिनरल्स। ऐसे एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होती है। बात करते हैं डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका की, या फिर डिस्कवरी ऑफ ऑयल जो कि मिडल ईस्ट में हुई। तो यहाँ पे इसी वजह से लोगों ने प्रेफर किया वहाँ पे रहना। तो साउथ अफ्रीका इज़ डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द डायमंड माइंस, जबकि मिडल ईस्ट या हम बात करेंगे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्ट है या जो अरब वर्ल्ड है, वहाँ पे ऑयल डिस्कवरी की गई, तो लोग यहाँ पे सेटल होने के लिए आए और इस तरह से ये एरियाज बहुत ही पॉपुलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया जियोग्राफिकल फैक्टर्स को। अब बात करते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे इन इंडिया। वो एरियाज जहाँ पे घर अवेलेबल हो ईजिली, जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल रीजन्स हो, तो ऐसे एरियाज में यूजुअली पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पुणे की बात करें हिंदुस्तान की तो ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। कल्चरल फैक्टर्स, प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। कहीं पे ऐसा भी होता है कि लोग उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे उनको को रिलीजियस मिलते हैं, यानी वो लोग जिनका रिलीजन सेम हो। जैसे मुस्लिम्स की बात करें तो वो ऐसे एरियाज में रहेंगे जहाँ पे और मुसलमान हो, जहाँ पे कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो। जैसे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जेरूसलम इसराइल में, या फिर वेटिकन सिटी रोम में। तो ये तीनों प्लेसेस ऐसी इंपॉर्टेंट है मज़हब के हिसाब से, और कभी कभार तो कल्चर भी अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से इन प्लेसेस पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज अक्सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी डेवलप्ड होती है, इंडस्ट्रियल रीजन्स भी काफ़ी डेवलप्ड होती हैं, क्योंकि जो लाइवलीहुड है वो ईजिली हो जाता है अर्न करना। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। बात करते हैं ओसाका जो कि इंडस्ट्रियल सिटी है जापान की, मुंबई जो कि इंडिया की इंडस्ट्रियल सिटी है, या मैनचेस्टर जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल सिटी है। तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे अट्रैक्ट पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। लेट अस सी द पॉपुलेशन चेंज। The population change refers to change in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. It has increased manifold. It is actually due to the change in the number of births and deaths. For an extremely long period of human history, until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early too. तो मतलब क्या है? पॉपुलेशन चेंज मतलब होता है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो यूजुअली जो पॉपुलेशन सेंसस होती है वो ऑलमोस्ट 10 सालों में होती है। तो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हुई थी दैट वाज डन इन 2011। अब जो 10 साल का पीरियड है दैट इज 2021।
तो इस पीरियड में किस कंट्री, किस रीजन, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, किस डिस्ट्रिक्ट या रीजन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे पॉपुलेशन या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। पहला फैक्टर है बर्थ्स एंड डेथ्स। अगर बर्थ रेट भी कम हो जाए, डेथ रेट ज़्यादा हो जाए तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो जाए, डेथ रेट कम हो जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। यानी जितनी ज़्यादा बर्थ्स पॉपुलेशन इंक्रीज, जितनी कम डेथ्स उससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो चलिए और देखते हैं 1800 के ऑनवर्ड्स दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी या हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी, यानी आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि जो भी बच्चे पैदा होते थे इस पीरियड में वो ज़्यादातर मर जाते थे। यानी अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 में से कुछ ही बच्चे जिंदा रहते थे। क्यों? रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सी द वर्ल्ड पॉपुलेशन 1990 से लेकर 2100 तक की बात करेंगे। 1990 में 5.3 बिलियन पॉपुलेशन थी दुनिया की, जो 2015 में बढ़कर 7.3 बिलियन हो गई। 2030 में माना जाता है 8.5 बिलियन होगी। 2050 में माना जाता है 9.7 होगी, 7 बिलियन होगी। जबकि 2100 में माना जाता है 11.2 बिलियन की पॉपुलेशन हो सकती है। यानी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे रैपिडली, वेरी मच फास्ट। यहां पे आपको दिखेगा ग्लोबल पॉपुलेशन इन बिलियंस बाय 2100। ईयर 1950 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 2.5 के आसपास 2.5 बिलियन पॉपुलेशन थी दुनिया की। 1960 की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन क्रॉस कर गई। 1970 की बात करेंगे तो 3.9 के आसपास की पॉपुलेशन बढ़ गई। बात करते हैं 1980 की तो 4.5 के आसपास। इसी तरह से इंक्रीज होते होते इट इज़ बिलीव्ड दैट 2100 में दुनिया की पॉपुलेशन 11 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। यानी पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग वेरी मच फास्ट। यहाँ पे आपको बर्थ रेट दिखाएंगे या बर्थ रेट से क्या क्या चेंज हुई है। यू कैन सी हियर इट इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो पहला लेफ्ट साइड का आपको पिक्चर दिखा रही है, लेट मी शो यू दिस पिक्चर। इट विल डेफिनेटली शो यू पॉपुलेशन इंक्रीज। बर्थ रेट बढ़ती जा रही है जबकि डेथ रेट कम हो रही है। इसका मतलब लोग कम मरते हैं और पैदा ज़्यादा होती है, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। दूसरा आपको दिखाएगा बराबर, जहाँ पे बर्थ रेट भी उतनी ही है जितनी की डेथ रेट, यानी जितने लोग मरते हैं उतने ही पैदा भी होते हैं। तीसरा फैक्टर आपको बताएगा कि बर्थ रेट कम है, यानी कम बच्चे पैदा होते हैं जबकि मरते लोग ज़्यादा हैं। तो ये 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जो है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, जबकि दूसरा फैक्टर ये बैलेंस में रखता है, और तीसरा फैक्टर डिक्रीज करता है। फर्स्ट इंक्रीज कर रहा है, लास्ट डिक्रीज कर रहा है, और ये बैलेंस में रखता है। इससे पता चलता है कि कैसे पॉपुलेशन दुनिया की इंक्रीज या डिक्रीज होती है। So large numbers of babies were born but they died early too. This was as there were no proper health facilities. Sufficient food was not available for all the people. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. As a result, the total increase in population was very slow, or we can say very low. In 1804, the world's population reached 1 billion. The 150 years later, it means 1859, the world's population reached 3 billion. It means 3 times. This is often called population explosion. तो जैसा मैंने कहा, जो 1800s का पीरियड था तब बच्चे ज़्यादा पैदा ज़रूर होते थे लेकिन उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। इस वजह से पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज तो हो रही थी लेकिन स्लो रेट में। क्यों बच्चे ज़्यादा मर रहे थे? फर्स्टली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वैसी नहीं थी जैसे कि आज हैं।
सफिशेंट फूड भी अवेलेबल नहीं था लोगों को, क्योंकि फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे ड्यू टू वॉर्स, ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ लैंड्स बाय द नोबल्स या फिर किंग्स, उनकी वजह से। तो इस वजह से जो फूड प्रोडक्शन थी वो कम थी। अक्सर फूड स्कैर्सिटी की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादातर हम कहेंगे लोग मर जाते थे और पॉपुलेशन बैलेंस या नीचे चली जाती थी। तो दैट्स वाई पॉपुलेशन इंक्रीज तो था लेकिन इट वाज वेरी लो। इसी तरह से 1804 की जब सेंसस देखते हैं तो दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। सिर्फ 150 सालों में यानी 1959 में दुनिया की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, 3 बिलियन हो गई। और जब इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो इन 1999, 40 ईयर्स लेटर यानी 1959 से लेकर 1999 तक, तो द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन, अब डबल हो गई। पहले 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, अब उसकी डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई। So the main reason for this growth was that with better food supplies and medicines, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. नतीजा क्या हुआ कि इस पीरियड में जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई हर एक पार्ट में, दुनिया के हर वर्ल्ड में, कंट्री में। साथ ही में जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की, जो मेडिसिन आ गए, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ गई, हेल्थ सैनिटेशन सिस्टम आ गया, बेटर लाइवलीहुड आने लगा, तो इस वजह से जो डेथ रेट्स थी यानी जो लोग मरते थे उनकी क्वांटिटी कम हो गई, उनकी डेथ रेट्स में कमी आ गई और बर्थ रेट्स में इंक्रीज हो गया, डेथ रेट्स में डिक्रीज हो गया। नतीजा क्या हुआ, दुनिया की पॉपुलेशन में डबल हो गई, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब सवाल है बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स होती क्या है। सो बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। 1000 अगर पैदा हुए उनमें से कितने लोग जिंदा रहे, यानी अगर 1000 बेबीज पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे जिंदा रहे। इसी तरह से डेथ रेट्स, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो अगर 1000 लोग हैं उसमें से कितने लोग मर गए, तो डेथ रेट और बर्थ रेट। बर्थ रेट जब इंक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है। डेथ रेट अगर इंक्रीज हो जाती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, ये वाइस वर्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जहां एक तरफ से बर्थ रेट इंक्रीज होनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ सेम सीक्वेंस में या उसके आसपास डेथ रेट्स भी इंक्रीज होनी चाहिए, तब जाके दुनिया की पॉपुलेशन बैलेंस में हो सकती है। वरना अगर दोनों में से एक भी फैक्टर ज़्यादा या कम हुआ तो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा पॉपुलेशन या बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके अलावा और भी एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं माइग्रेशंस। माइग्रेशन बेसिकली होती है मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो कुछ लोग अपनी कंट्री छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग इसी दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाते हैं। सी फॉर एग्जांपल कंट्री ए से लोग चले गए और कंट्री बी में रहने लगे, तो कंट्री ए की पॉपुलेशन कम और कंट्री बी की पॉपुलेशन ज़्यादा। जहां से निकले उसको कहते हैं इमिग्रेशन, EMI, और जहां पे वो चले गए दैट्स कॉल्ड इमिग्रेशन, दैट इज IM। तो बात करते हैं कैसे। सो द डिफरेंस between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate। तो जो डिफरेंस आती है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, यानी कितने लोग जिंदा हैं कितने लोग मर गए उसमें से कितने बचे, दैट्स कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। तो जो दुनिया की पॉपुलेशन है इसी वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी लोग कम मरते हैं और पैदा ज़्यादा होते हैं। सो माइग्रेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, इट इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो अगर एक ही कंट्री में रहने वाले लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, इससे पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं होता, इससे पॉपुलेशन बराबर रहती है क्योंकि वो उसी कंट्री की पॉपुलेशन है, भले ही वो किसी पार्ट में भी रहे कंट्री की पॉपुलेशन सेम है। हाँ, स्टेट्स में पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। से फॉर एग्जांपल देयर आर 29 या
28 या 29 या 37 स्टेट्स इन इंडिया, तो एक स्टेट से, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन चली गई और पंजाब में रहने लगी, तो पंजाब की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, महाराष्ट्र की कम होगी, लेकिन ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन सेम ही रहेगी। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। दूसरी हो गई पॉपुलेशन आउटसाइड द कंट्री। इंडिया से कुछ लोग चले गए, यूएस में रहने लगे, इंडिया की पॉपुलेशन कम होगी, यूएस की इंक्रीज होगी। यूएस से लोग भाग गए और बांग्लादेश में रहने लगे, तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन इंक्रीज, यूएस की डिक्रीज। तो जब भी कहीं से लोग चले जाते हैं तो दूसरी जगह पे वो ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो जहाँ से चले जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, और जहाँ पे वो रहने के लिए जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। सो इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, यानी EMI, तो इसको हम बोलते हैं आउट। इसी तरह से इमिग्रेंट्स IM यानी इन आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। जो आते हैं वो इमिग्रेंट्स IM, और जो चले जाते हैं वो इमिग्रेंट्स EMI। तो इस तरह से जो माइग्रेशंस है, माइग्रेशन के हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए। आपके सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आपको बताएगा इमिग्रेट किसको बोलते हैं और इमिग्रेट किसको बोलते हैं। यू इमिग्रेट यानी आउट फ्रॉम योर होम कंट्री, वाइल यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री। जब आप एक कंट्री से चले जाते हैं तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री में आप जाते हैं। तो जहाँ से चले जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम, और जहाँ पे रहने के लिए जाते हैं वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, इमिग्रेशन वर्सेस इमिग्रेशन। तो एक इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, दूसरी इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है। IM की बात करें तो एंटर होना है, EM की बात करें तो लीव करना होता है। सिंपल सी बात है, जब आप चले जाते हैं तो EM, जब आप किसी कंट्री में आते हैं तो IM। तो कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि डेवलप्ड कंट्री है, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वो कंट्रीज है जहाँ पे बाहर से लोग आकर रहने लगे हैं, यानी इनकी पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गई है कि बाहर से लोग वहाँ पे सेटल होने के लिए जाते हैं। सूडान की बात करें, Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population numbers due to out migration or immigration। तो सूडान से लोग भाग जाते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे लोग सेटल होने के लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ से चले जाते हैं वहाँ पॉपुलेशन लॉस है, जहाँ पे रहने के लिए जाते हैं वहाँ पे इंक्रीज है। So the general trend of international migrations is from less developed nations to the more developed nations। Mostly जो migrations होती है यूजुअली अक्सर लोग उन कंट्री से चले जाते हैं जो लेस डेवलप्ड हो, जहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ ना हो, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ना हो, जहाँ पे फूड प्रॉब्लम ज़्यादा हो। तो लेस डेवलप्ड नेशन से लोग भाग कर चले जाते हैं मोर डेवलप्ड नेशंस की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। So within countries, large number of people may move from rural to urban areas in search of employment, education and health facilities। लेकिन इससे पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रीजनल पॉपुलेशन पे ज़रूर पड़ता है। यानी एक रीजन से अगर एक रीजन से लोग चले गए दूसरे रीजन में रहने लगे, तो एक रीजन से कम पॉपुलेशन, दूसरे रीजन में ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन सेम ही है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अपने कमेंट्स से हमें बताइए आपको वीडियोस कैसे लगी, हमें कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो वो भी लाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।